नमस्कार साथियों, ग्रोथ माउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ माउंट यूपीएससी पर मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस विशेष श्रृंखला के 98वें उपाख्यान के तहत एक और कानून हमें पढ़ना है। जैसे आपको मालूम है कि इस विशेष श्रृंखला के तहत हम लोग अलग अलग उपाख्यानों में अलग अलग कानूनों की चर्चा करते हैं। ऐसे कानून जिन्होंने आज के भारत के इस निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो। साथ ही परीक्षा लक्ष्य एक चर्चा होती है, परीक्षा लक्ष्य विश्लेषण होता है। आज एक और कानून पढ़ना है जिसका टाइटल आपको दृश्यमान है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, यानी कि जो आधिकारिक गोपनीयता है उसके संबंधी अधिनियम जो 1923 का है। जैसे हमें वर्ष देखकर हम लोग यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कॉलोनियल एरा का है या प्री इंडिपेंडेंस का यह कानून है जो आज दिन तक भारत में चल रहा है। और ऐसे जो है चंद ऐसे कानून है, मात्र कुछ ही कानून ऐसे हैं जो आज दिन तक चल रहे हो, जो ब्रिटिश काल में बने हो, उनके द्वारा उनके जो है लॉ मेकर्स है उनके द्वारा बनाए गए हो। तो आज इसका हमें पठन करना है, सेम मोडस ऑपरेंडी जिसके तहत इस श्रृंखला में हम लोग देखते आए हैं अलग अलग विभिन्न जो है विभिन्न क्षेत्र के अलग अलग अधिनियमों को, जिनमें सबसे प्रथम हम लोग परिचय की बात करते हैं, फिर पृष्ठभूमि देखते हैं, फिर इस कानून के जो संबंधी कुछ उसके मुख्य उद्देश्य होते हैं उनकी हम लोग चर्चा करते हैं, फिर प्रमुख प्रावधान, कोई इसमें फेरफार किया है तो उस संशोधन की बात करता है, और अंततः हम लोग इसके आप कह सकते हो कि इसकी आलोचना एवं इसके महत्व को, यानी कि इसके प्रोज एवं इसके कॉन्स को पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, एक होलिस्टिक अप्रोच से चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि अगर पूर्व की चीज़ें, यानी कि यह लेक्चर 98 है, मगर इससे पहले जो ब्रॉडकास्ट हुए जो सारे लेक्चर्स है वो आप देखिए। आपकी परीक्षा की जो तैयारी है उसमें आपका जो जीएस है, जीएस में भी स्पेसिफिकली जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है वो आपका बहुत ही मजबूत होगा, और आप इंटरव्यू लेवल तक चीज़ों को जो है अपना आप में सोल्व कर पाएंगे इस श्रृंखला के माध्यम से। तो आप आज ही growthmounteducation.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल जिसके तहत हम लोग अभी बात कर रहे हैं यहाँ भी जुड़ सकते हैं, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहीं पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साइट के ऊपर आपको यह सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग मिलेगी, वहाँ आपको जो है एक नोट तैयार करने का एक अवकाश मिलेगा। साथ ही पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अन्य एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रिसोर्सेज वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एवं जो इंस्टाग्राम और फेसबुक है वहाँ से आप हमारे साथ अपडेट रह सकते हैं। तो आप आज ही जुड़िए। अब शुरू करेंगे मूल बात, और इस मूल बात में हमें सबसे प्रथम इसके इंट्रोडक्शन को देखना है। 3 बिंदु है। सबसे प्रथम बिंदु इसमें कहता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 मेक्स इट ए क्राइम टू हेल्प एनिमी स्टेट्स दैट इज अगेंस्ट इंडिया एंड इट्स इंटरेस्ट, यानी कि भारत के हितों के खिलाफ अगर कोई भी सरकारी अधिकारी ने, कोई भी नागरिक ने अगर कोई दुश्मन देश को मदद की, कोई दुश्मन देश को ऐसी कोई माहितियाँ जो है ट्रांसमिट की जो भारत के सुरक्षा के लिए एक चुनौती उत्पन्न कर रहा हो, सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा हो, तो ऐसे चीज़ों को यहाँ अपने आप में एक गुनाह माना गया, और उसके लिए उसको रोकने के लिए यहाँ एक अधिनियम का प्रावधान भी किया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्ट ऑल्सो प्रोहिबिट्स पैसेज इनटू एंड ओवर गवर्नमेंट साइट्स एंड एरियाज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सेम, यानी कि इसके अलावा जो सरकारी जो स्पेस होती है, ठीक है, उस सरकारी स्पेस में भी जो गतिविधियाँ होती है, जो है एंट्री एग्जिट होती है, आप कह सकते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर भी सरकार यहाँ अपने आप में रेगुलेशन लगा सकती है, उसको भी रेगुलेट कर सकती है, ताकि भारत के जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है या हमारे देश के जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो उसको बनाए रखा जा सके। प्लस इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि भारत में भारत के खिलाफ, भारत के प्रतिष्ठान के खिलाफ जो संवैधानिक जो है पूरी परंपरा से प्रतिष्ठित है, उनके खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र की रचना हो रही हो, अगर कोई ऐसी जो है एस्पियोनेज जो है घड़ी जा रही हो, तो इन चीज़ों को यहाँ उजागर करने के लिए यह कानून लाया गया है। और ऐसे में जो माहितियाँ होती है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि अपने आप में कोई भी देश के लिए अपने आप में एक ऐसा सेक्शन होता है, एक ऐसा पूरा क्षेत्र होता है माहिती का जो वो अपने आप में गोपनीय होता है, यानी कि वो एक जो है सीक्रेट होता है, और वो सीक्रेट मेंटेन करना होता है, ठीक है, ताकि कोई भी पर्टिकुलर देश की संप्रभुता, कोई भी पर्टिकुलर देश की सुरक्षा जो है वो बनी रहे। तो ऐसे में यहाँ भारत के जो है दृष्टिकोण से देखें तो भारत में भी ऐसी काफ़ी सारी गोपनीय माहितियाँ होती है। फॉर एग्जांपल हमारी जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है उससे रिलेटेड कोई माहितियाँ होती है, हमारे जो एम्यूनिशन रिपोर्ट्स होते हैं, एम्यूनिशन का जो हमारा प्रोक्योरमेंट होता है वो पूरी प्रोसेस होती है, उनमें भी काफ़ी जो है सारी कॉन्फिडेंशियल माहितियाँ होती है। साथ ही हम हमारे परमाणु हथियारों का जो है पूरा जो स्टॉक है वो कहाँ रखते हैं,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपने आप में गोपनीय होती है और इनकी गोपनीयता बनी रहनी चाहिए, और वो सुनिश्चित करने के लिए यहाँ ये कानून लाया गया था। जब लाया गया था, जैसे हमने देखा, इसकी जो इसका वर्ष 1923 है, यानी कि यह स्वतंत्रता के, हमारे संविधान के जो है एस्टेब्लिशमेंट के पहले का है, बट ऑब्वियसली पहले का है। तो ब्रिटिश जो है हुकूमत थी, उनके द्वारा तब के जो हमारे रिवोल्यूशनरी थे, जो क्रांतिकारी थे, जिनके द्वारा ब्रिटिश सल्तनत को खत्म करने के लिए एक आप कह सकते हो कि एक ऐसी योजना घड़ी जा रही थी। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को, एस्पियोनेज, उन सारी चीज़ों को षड्यंत्र ब्रांड करने के लिए यहाँ ये कानून लाया गया था, और इस कानून का उपयोग उसी दिशा में हुआ था। मगर स्वतंत्रता के बाद इस कानून का स्वभाव में बदलाव आया, मगर इसका कार्य जो है वो वही रहा। मगर इसका स्वभाव में बदलाव आया, जो आज दिन तक रिवोल्यूशनरीज को अपना आप में जो है एक अपराधी गिनता था, वो कानून अब भारत के नागरिकों में जो कोई दुश्मन राष्ट्र को मदद करने वाला हो, उनको अब जो है अपराधी गिनने लगा है। तो ये मात्र और मात्र इसके स्वभाव में बदलाव हुआ है, इसका कार्य जो है वो वही रहा है। और तीसरा बिंदु कहता है कि एक्ट ऑल्सो आइडेंटिफाइज व्हाट एक्शन वुड कॉन्स्टिट्यूट एस्पियोनेज एंड विच ऑफ इट आर पनिशेबल। यस, इस कानून में इन ऐसी चीज़ों को भी यहाँ परिभाषित किया गया है जिनको अपने आप में षड्यंत्र कहा जा सके, जिनको अपने आप में एस्पियोनेज कहा जा सके, और उसके लिए यहाँ पनिशमेंट के प्रावधान भी इस कानून के तहत किए गए हैं। तो अपने आप में ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब इसकी पृष्ठभूमि देखें तो 4 बिंदु देखने हैं, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स वाज एनेक्टेड इन 1923 एज वी सो इट हैज बीन रिटेन्ड पोस्ट इंडिपेंडेंस। यस, मगर उसको जारी रखा गया क्योंकि अपने आप में इसका काम तो था ही था, मात्र और मात्र इसके स्वभाव में बदलाव आया, मगर इसका कार्य जो है वो भारतीय प्रतिष्ठान को चाहिए था, तो उसको रखा गया। देन लॉ इज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड सिटीजन्स, जो सरकारी अधिकारी है उनके ऊपर भी यह कानून लागू है, एवं जो सामान्य नागरिक है इस देश के, भारत के, उनके ऊपर भी यह कानून लागू है। तीसरा बिंदु कहता है एट द टाइम इट वॉज एनेक्टेड इन 1923 इट वॉज अ रिप्रेसिव टूल दैट कुड बी यूज्ड टू प्रेस सेडिशन चार्जेस अगेंस्ट दोज हु वर thought to act against the interest of the colonial government. Yes, colonial government थी, वो यहाँ सोशियो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कर रही थी, तो यहाँ भारत के नागरिकों का एक सेक्शन जो अपने आप में रिवोल्यूशनरी के नाम से हम उसे जानते हैं, वो उत्पन्न हुआ, और उनके खिलाफ यहाँ ये कानून लागू करने के लिए तब की ब्रिटिश कालीन सरकार ने जो है ये कानून यहाँ इंट्रोड्यूस किया था, और उसको जो है इम्प्लीमेंट भी अच्छी तरीके से किया था। Then after, repressive nature of this legislation has been carried out onto post-independence India alongside the legislation itself. Yes, यह रिप्रेसिव था, मगर तब उसका जो स्वभाव है वो अलग था, मगर अब इसका स्वभाव अलग है, तो ये अब रिप्रेसिव नहीं है, मगर अपने आप में ये प्रिवेंटिव जरूर है। जो षड्यंत्र की रचना होती है भारत के इंटरेस्ट, भारत के सोवरेनिटी, भारत की इंटीग्रिटी के खिलाफ, भारत में पीस एंड ऑर्डर को जो है अपने आप में डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को भी यहाँ अपराध गिना जाता है, नहीं कि तब जैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट में कॉलोनियल हुकूमत के खिलाफ कोई चीज़ों को अपराध गिना जाता था। तो ये जो है एक बदलाव यहाँ आया है, जिसकी वजह से इसका नेचर जो है वो रिप्रेसिव से अपने आप में एक प्रोटेक्टिव या प्रिवेंटिव बन गया है। तो ये बात रही इसके पृष्ठभूमि की। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो द एक्ट वॉज क्रिएटेड टू रिस्ट्रिक्ट द शेयरिंग ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, मेक इट अ क्राइम टू हेल्प द स्टेट दैट इज एन एनिमी टू इंडिया। यस, तो यहाँ यह कानून का एक मात्र उद्देश्य था, देयर इज अ सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट हम लोग कह सकते हैं, और वो ये था कि जो गोपनीय माहितियाँ हैं उनका ट्रांसमिशन रोका जा सके, उनका ट्रांसमिशन जो दुश्मन राष्ट्र है उन तक ना पहुँचना जो ना पहुँचे, ये सुनिश्चित किया जा सके। तो ऐसे उद्देश्य के साथ यहाँ ये कानून लाया गया था। अब इसके प्रमुख प्रावधान देखने हैं, जिनमें अधिकांश जो अधिनियम होते हैं उनके प्रावधानों की शुरुआत उनमें जो ज़रूरी परिभाषाएं होती है उनसे होती है, और जिन कानूनों में परिभाषाएं मौजूद होती है उन कानूनों को अपने आप में अच्छा माना जाता है, उसकी जो कक्षा है वो अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ भी हमें कुछ परिभाषाएं देखने को मिलेगी, जिनमें द एक्ट डिफाइंस व्हाट कॉन्स्टिट्यूट कम्युनिकेशन दैट वुड बी ऑफेंस। यस, तो यहाँ किस प्रकार का दूरसंचार, किस प्रकार का संदेशा व्यवहार अपने आप में पनिशेबल है, वो यहाँ इस कानून में परिभाषित किया गया है। इट सेज दैट द एक्ट ऑफ रिसीविंग एंड डिवल्जिंग प्लान्स, स्केचेस, आर्टिकल्स, नोट्स और डॉक्यूमेंट्स दैट आर नॉट सपोज्ड टू बी शेयर्ड विदाउट ड्यू परमिशन कॉन्स्टिट्यूट
a communication that can be deemed unauthorized based on the nature of information sharing. Yes, तो यहाँ कुछ ऐसी माहितियों को अपने आप में जो है, इन माहितियों का जो कम्युनिकेशन है वो बाधित गिना गया है, इस कानून के तहत अपराध गिना गया है, जिनमें स्केचेस है, नोट्स है, ऐसी कोई अन्य माहितियाँ हैं जिनका नॉर्मली शेयरिंग जो है वो प्रतिबंधित है, जिनको नॉर्मली जो है अपने आप में उसको शेयर करना, दूसरे लोगों के साथ बांटना अपने आप में प्रतिबंधित है, मगर फिर भी बटा जा रहा है, तो यहाँ वो कम्युनिकेशन किया कहा जाएगा। और इस कम्युनिकेशन के लिए यहाँ सजा का प्रावधान है। इट फर्दर डिफाइंस व्हाट अ प्लान, अ स्केच, एन आर्टिकल, ए नोट एंड ए डॉक्यूमेंट इज, एंड इट इज द सेम एज व्हाट इज अंडरस्टूड इन कॉमन पैरेलेंस। यस, तो यहाँ फर्दर जो है माइन्यूट डेफिनेशंस भी दी गई है कि भाई किसे आर्टिकल कहते हैं, किसे स्केचेस कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो कोई आप समझ लीजिए कि कोई पाकिस्तानी कोई टेररिस्ट ग्रुप है, कोई आतंकवादी संगठन है, वो भारत की पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करने वाला है। वैसे एक बार तो हुआ था, मगर सपोजिडली हम लोग देखें तो वो करने वाला है, और उसे पार्लियामेंट का स्केच चाहिए, उससे पार्लियामेंट का पूरा जो नक्शा है वो चाहिए, तो वो उस नक्शे को पाने के लिए किसी भारतीय की मदद लेगा। ठीक है, तो यहाँ जो भारतीय है जिसने कम्युनिकेट किया है वो पूरा का पूरा प्लान, वो पूरा का पूरा नक्शा, वो अपने आप में कम्युनिकेशन कहा जाएगा, और उस कम्युनिकेटर को अपने आप में भारत के लिए एनिमी घोषित किया जाएगा, और उसने ऑफिशियल सीक्रेट्स का अपने आप में ट्रांसमिट करके, एनिमी स्टेट को ट्रांसमिट करके उल्लंघन किया है, और इन अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसको सजा के जो है यहाँ अपने आप में सजा के प्रोविजंस भी डाले गए हैं, जिनको हम दूसरे बिंदु में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरी चीज है, इस तरीके से यह पूरी चीज जो है वो लागू होती है। द अदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कंटेंट इन सेक्शन 2 इज दैट ऑफ प्रोहिबिटेड प्लेस, which means any place where important government machinery such as the military, arsenal, navy establishment is situated, or any place where war ammunition are stored. Yes, तो यहाँ दूसरे में सेक्शन 2 में प्रोहिबिटेड जगह, प्रोहिबिटेड स्थल की बात की गई है। ठीक है, पहले तो प्रोहिबिटेड कम्युनिकेशन की बात की गई, मगर अब प्रोहिबिटेड स्थल की बात की गई है। जनरली जो भारत का डिफेंस एरिया होता है, जो कंटेनमेंट जोन होता है, चाहे वो किसी भी शाखा का हो हमारी भारतीय डिफेंस का, तो उन सारी जगहों को, प्लस जहां हमारे डिपोट्स है, एम्यूनेशन डिपोट्स है, उन सारी जगहों को अपने आप में प्रोहिबिटेड प्लेस माना गया है, और वहां सरकार के द्वारा आमतौर पे आन जान को प्रतिबंधित किया जाता है। A prohibited place also include any place notified by the government to be a prohibited place. This notification must take place through an official gazette. Yes, official gazette यानी कि राज्यपत्र के तहत अगर सरकार किसी भी जगह को प्रोहिबिटेड या प्रतिबंधित जाहिर करना चाहे, घोषित करना चाहे, तो वो बेशक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कुल मिलाकर प्रोहिबिटेड कम्युनिकेशन एवं प्रोहिबिटेड स्थान की बात की गई है। प्लस पेनल्टीज यानी कि दंड। If any person is found to be spying, and if the act is found to be prejudicial to the interest of the state and its safety, then the person is liable to punishment of imprisonment up to the term of 14 years. Yes, 14 वर्ष। और ऐसा केस में, ऐसे मामलों में कि जहां कोई भी व्यक्ति जासूसी करता पाया गया हो, पुख्ता सबूत मिले हो कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति जासूसी कर रहा है, और जो है अपने आप में यह एक्सेप्ट हो जाए कि यस, यह पर्टिकुलर अपराधी के द्वारा जो कृत्य किया गया है वो प्रीजुडिशियल है, तो उसे ऐसे में अपने आप में 14 वर्ष तक की सजा हो सकती है। If the offense is found to be a crime of a lesser degree, or if its severity is considerably low, then the imprisonment punishment of up to 3 years can be imposed. Yes, मगर अगर गुनाह की तीव्रता अगर कम लगे, जो क्राइम हुआ है उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता अगर कम लगे, उसकी सिविरिटी कम लगे, तो ऐसा केस में जो सजा है वो 3 वर्ष तक की भी हो सकती है। देयर इज एन ऑनस ऑन द प्रोसिक्यूशन टू सब्सटेंशियली प्रूव दैट द एक्यूज्ड पर्सन वाज एक्चुअली स्पाइंग। यस, और यहाँ यह जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ वो यहाँ प्रोसिक्यूटर के ऊपर रखा गया है। कोई भी व्यक्ति अगर एक्स ऐसा बताए कि भाई जेड जो है वो स्पाई कर रहा है, तो यहाँ एक्स प्रोसिक्यूटर हुआ और उसे पुख्ता सबूत देने होंगे कि यहाँ जेड जो है वो असल में जासूसी कर रहा था या ऐसा कोई षड्यंत्र बना रहा था। तो यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूटर के ऊपर है। फॉर द प्रूफ ऑफ द सेम कम्युनिकेशंस विथ फॉरेन एजेंट्स कैन ऑल्सो बी टेकन टू बी एविडेंस फॉर सच एन ऑफेंस, एंड फॉरेन एजेंट ओवर हियर वुड मीन एनी पर्सन हु कैन
reasonably be suspected to be in the employment of a foreign power either directly or indirectly. yes, तो यहाँ फॉरेन एजेंट के साथ जो बातचीत की जाती है, जैसे हमने देखा कि यहाँ यह ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ही है, तो ऐसी माहितियाँ जो कोई विदेशी, कोई दुश्मन राष्ट्र के कोई प्रतिनिधि को दी गई हो, तो वो रिकॉर्डिंग जो है उसे भी सबूत के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। और यहाँ फॉरेन एजेंट्स की भी परिभाषा दी गई है। कहा गया है कि भाई कोई भी ऐसा प्रतिनिधि जो है विदेशी कोई भी ताकत के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहा हो, ठीक है, तो ऐसे कोई भी व्यक्ति को यहाँ फॉरेन एजेंट माना जाएगा। तो यह परिभाषा भी यहाँ दी गई है। फिर तीसरा बिंदु है अनऑथराइज्ड यूज ऑफ यूनिफॉर्म। सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट make its offense to use uniforms of naval, military, air force, police or any other officials in an unauthorized manner and without a permission with the intent to devise or falsely represent oneself as such an officer. yes, तो यहाँ ये भी एक चीज है। यूनिफॉर्म जो होते हैं, भारत के जो सशस्त्र दल होते हैं, जो भारत की सुरक्षा एजेंसियां होती है, उनके जो यूनिफॉर्म है, उनका दुरुपयोग भी यहाँ ऑफिशियल सीक्रेट्स अधिनियम के उल्लंघन के रूप में माना गया है, ठीक है। और बताया गया है कि भाई उनके यूनिफॉर्म का दुरुपयोग करके कोई भी ऐसी माहितियाँ जो निकाली गई हो, जो ली गई हो, जो किसी और को दी गई हो, वो अपने आप में इस कानूनी जो है प्रावधानों के उल्लंघन को आमंत्रित करते हैं। तो ये बात यहाँ स्पष्ट की गई। द सेम सेक्शन ऑल्सो मेक्स इट पनिशेबल ऑफेंस टू फॉल्सिफाई गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, forge government reports and to create other false document pertaining to the governance of the country. yes, तो यहाँ सरकारी दस्तावेज संबंधी भी कोई भी टेम्परिंग, ठीक है, यानी कि कोई छेड़छाड़, जो रिपोर्ट होता है, जो अहवाल होते हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ या कोई फेक डॉक्यूमेंट उत्पन्न करना, उसका सृजन करना, तो वो सारी चीजें भी यहाँ अपने आप में इस कानून के तहत अपराध मानी गई है। फिर इफ अ पर्सन इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ दिस ऑफेंसेस, देन they can imprisoned for a term of 3 years and can be fined, also, I'm sorry, and fine also can be imposed on them. तो यहाँ 3 वर्षों तक ऐसे अपराधों के लिए 3 वर्षों तक की सजा के प्रावधान है, साथ में उन्हें आर्थिक दंड भी, आर्थिक जुर्माना भी हो सकता है। अब चौथा बिंदु है पेनल्टी फॉर हार्बरिंग स्पाइस। हार्बरिंग स्पाइस यानी कि कोई भी जासूस है, उन्हें एक प्रकार से सेफ हार्बर यानी कि एक सुरक्षा स्थान प्रदान करना, उन्हें मदद करना यहाँ भारत में उनके जासूसी के अभियान को आगे बढ़ाने में, तो उसे हार्बरिंग कहते हैं। इफ एनी पर्सन नोइंगली हार्बर्स एनी पर्सन whom they responsibly suspect to be a spy would be committing offense under this act. For this offense, the person harboring the spy can be imprisoned for a term of 3 years and a fine can be imposed on them. तो यहाँ ऐसे लोग जो अपने आप में जानबूझ के किसी भी जासूसों को अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं, जिनसे भारत की गरिमा, भारत का सार्वभौम, भारत की अखंडता खतरे में हो, तो ऐसे सारे कृत्य को अपने आप में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गुनाह घोषित किया गया है। अब इसके पश्चात देखें तो 5वां बिंदु सर्च वारंट्स की बात करता है। ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ऑफ SDM यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कैन इश्यू ए सर्च वारंट फॉर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इफ ए मजिस्ट्रेट इज सर्टिफाइड बाय द इंफॉर्मेशन ऑन ऑथ दैट देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर सस्पेक्टिंग दैट एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट has been committed, then the magistrate can issue a search warrant authorizing any police officer not below the rank of an officer in the charge of a police station to enter the relevant premises to carry the warrant into effect. yes, संक्षिप्त में यहाँ जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं वो अपने आप में भारतीय सरकार के प्रथम कक्षा के अधिकारी होते हैं, तो उनके द्वारा यहाँ सर्च वारंट इश्यू किया जा सकता है, उन्हें अधिकार है। कब? जब वे संतुष्ट हो कि भाई जो घटना घटी है उनमें जो ऑफिशियल सीक्रेट्स है उनका ट्रांसमिशन हुआ है और यहाँ जांच की जरूरत हो, तो ऐसे में जब वे संतुष्ट हो तो ऐसे में वे कोई भी, जैसे यहाँ बताया गया कि कोई भी पुलिस ऑफिसर यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर लेवल के जो है कोई भी अधिकारी को या उससे कोई भी बड़े अधिकारी को, DSP लेवल हो या SP लेवल हो, तो इनको यहाँ जांच के आदेश जो है या जांच वारंट जो है वो इश्यू कर सकती है और उनको हुक्म आदेश कर सकती है कि वे कोई भी रिलेवेंट प्रेमिसेस में इस पर्टिकुलर वारदात संबंधी चीज़ों को देखने जाए, उनकी जांच के लिए वे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर SDM के द्वारा सर्च वारंट इश्यू करने की जो है बात यहाँ की गई है। अब ऑफेंस बाय कंपनीज, इफ ए कंपनी कमिट्स द ऑफेंस मेंशन्ड इन दिस एक्ट, यस, यानी कि किसी तरह के, चाहे वो भारत के जो है कोई भी गोपनीय माहिती की आप ले हो, भारत के सशस्त्र बलों के माहितियों की आप ले हो, या भारत के कोई अणु
संबंधी कोई माहिती की आप ले हो, तो यहाँ कोई भी अगर कंपनी के द्वारा ऐसा कोई कृत्य होता है, तो then every person who is at the time of the offense was being committed responsible for the company and in charge of its conduct of the business would be deemed guilty of the offense। यानी कि जो सीईओ है, ठीक है, सीईओ के साथ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो कोई भी, जब यह क्राइम हो रहा है, जो कोई भी इस पर्टिकुलर कंपनी के भाग थे, उन सबको यहाँ इस कानून के तहत लायबल किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो कि हमें यहाँ इसके प्रमुख प्रावधानों में देखनी थी। अब इसकी आलोचना एवं इसके महत्व को देखते हैं। शुरू करेंगे इसके जो है प्रोज से, यानी कि क्रिटिसिज्म, आलोचना से। प्रथम बिंदु है कॉलोनियल लॉ यूज्ड टू सप्रेस फ्रीडम मूवमेंट। यस, हमारी जो स्वातंत्र्य जो मूवमेंट थी, पूरा जो आंदोलन था, स्वतंत्र आंदोलन, उसको सप्रेस करने के लिए, उसको दबाने के लिए यहाँ कॉलोनियल शक्ति, जो अपना आप में जो शाही शक्तियां थी, उनके द्वारा इस कानून का दुरुपयोग किया जाता था और भारतीयों के ऊपर, भारतीय क्रांतिकारियों के ऊपर दमन किया जाता था। फिर ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन इज कंसिस्टेंट विद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 इज एक्चुअली इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि जब आरटीए के द्वारा कोई माहितियां मांगी जाती है तो वो तो प्रदर्शित होती है। ठीक है, तो ऐसे में किन चीज़ों को गोपनीय रखा जाए, किन चीज़ों को सार्वजनिक किया जाए, वो एक दुविधा है। तो ये इनकंसिस्टेंसी है जो हमें यहाँ देखनी है क्रिटिसिज्म के इस भाग में। तीसरा बिंदु, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो लॉ इज यूज्ड इन इनएप्रोप्रिएट मैनर। यस, भारतीय स्वतंत्रता के बाद भी, पहले तो हुआ, वो तो जो है एक समझने वाली बात है, हम लोग समझ सकते हैं, मगर यहाँ कहा गया है कि इंडिपेंडेंस के बाद भी सरकारों ने अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए इस पर्टिकुलर अधिनियम का दुरुपयोग किया है, जो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। ये चीजें हैं यहाँ इसका क्रिटिसिज्म में। ऑन द अदर साइड वी हैव इट्स इंपॉर्टेंस टू। दो बिंदु है। सबसे प्रथम बिंदु कहता है लॉ इज इन प्लेस टू प्रोटेक्ट स्टेट सीक्रेट्स एंड टू प्रिवेंट द अब्यूज एंड मिसयूज ऑफ द सेम। जो राज्य की गोपनीय माहितियां हैं, उन्हें अपने आप में सार्वजनिक होने से रोकने के लिए एवं उनकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए, ताकि भारत की जो सार्वभौम है, भारत की जो शांति है, भारत की जो अखंडता है, वो बनी रहे। तो उस उद्देश्य के साथ यह कानून लाया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा बिंदु कहता है लॉ ऑल्सो प्रोटेक्ट्स नेशंस इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। यस, इस कानून के द्वारा, क्योंकि इस कानून के द्वारा गोपनीय माहितियों की रक्षा की जाती है, गोपनीय माहितियों की गोपनीयता जो है वो बनाए रखी जाती है, तो इस वजह से यह भारत की सार्वभौमत्व एवं भारत की अखंडता का रक्षा करता है, या उसका रक्षक है। तो ये भी यहाँ दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये कुछ बात रही इसके कॉन्स की। अब यहाँ दो तीन चीजें मैं देखनी है, वी विल नॉट गो थ्रू, मगर मैं आपको ओरली बता दूंगा कि भाई क्या क्या हुआ है। देखिए, राफेल एयरक्राफ्ट केस चल रहा है, ठीक है, जिसमें जैसे कहा गया है कि इट वाज क्लेम्ड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट दैट द जर्नलिस्ट हु एक्सपोज्ड द डॉक्यूमेंट ऑफ द कंट्रोवर्शियल राफेल डील वुड बी डेल्ट विथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। यस, अब जिस जर्नलिस्ट ने इतनी मेहनत करके, इतनी माहितियाँ इकट्ठी करके, इतनी पजल्स को जो है यहाँ अपना आप में अरेंज करके यह एक स्कीम उजागर किया, सार्वजनिक किया, तो यहाँ अब केंद्र सरकार क्या करना चाहती है कि केंद्र सरकार उस जर्नलिस्ट के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धाराओं के तहत कार्यवाही करना चाहती है। ठीक है, तो ये कहाँ तक अपने आप में आप कह सकते हो कि रीजनेबल है। ठीक है, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन हुआ, जो अपना आप में गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड इट फॉल्स अंडर फंडामेंटल राइट्स टू। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो है वो यहाँ होती रही है, आज़ादी के पश्चात भी होती रही है। दूसरे में अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 द पब्लिक कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कोर्ट प्रोसीडिंग इफ द प्रोसिक्यूशन प्रोवाइड्स रीजनेबल एविडेंस दैट द मैटर्स डिस्कस्ड इन कोर्ट्स आर रिक्वायर्ड एंड यस। तो यहाँ ये भी एक चीज़ है कि अगर कोई मामला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत कोर्ट के सामने है और अगर जो प्रोसिक्यूटर है वे कोर्ट को मनाने में कामयाब हुए, अगर वे सफल हुए कि भाई यहाँ जो माहितियाँ की चर्चा की जा रही है वो अपने आप में माहितियाँ सार्वजनिक नहीं करनी है, हमें वो सार्वजनिक करना भारत के या हमारे देश के राष्ट्र के हित में नहीं है, और अगर कोर्ट कन्विंस हो जाए तो ऐसे में इन चीज़ों का पब्लिकेशन, इन चीज़ों को सार्वजनिक करना रोक दिया जाएगा। वो यहाँ बात हमें स्पष्ट करनी है। तो कुल मिलाकर इस पूरे अधिनियम में हमने देखा कि कैसे भारतीय जो सार्वभौम है एवं भारतीय अखंडता है उसकी रक्षा करने के लिए यहाँ ये लाया गया था। हालांकि जब ये लाया गया था शुरुआत में, तब उसका उद्देश्य इतना प्योर नहीं था, इतना पवित्र नहीं था, मगर आज़ादी के पश्चात इसका उद्देश्य जो है वो अच्छा हुआ है। हालांकि
अभी भी काफ़ी सारी चुनौतियां इसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ है। अब हम लोग मिलेंगे अगले इस पर्टिकुलर विशेष श्रृंखला या विशेष सेगमेंट के एक और उपाख्यान में, जो कि अपना आप में 99वां लेक्चर होगा हमारी इस श्रृंखला का। साथ ही यह पूरी श्रृंखला हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित करते हैं, क्योंकि यह साल जो है वो आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है, और इन्हीं कानूनों ने आज के इस भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। तो उसी के तहत हम लोग इस पूरी श्रृंखला को आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के साथ समर्पित करते हैं। साथ ही अब हमारी जो श्रृंखला है इसमें शेष उपाख्यान बचे हैं, शेष विधान बचे हैं, जिनकी ऊपर में चर्चा करनी है बहुत ही जल्दी। यह हमारी पूरी श्रृंखला जो है वो जो है संपूर्ण होने जा रही है। तो मैं आपसे सजेशंस देने का अनुरोध करूंगा कि आप क्या देखना चाहते हो, आपको क्या देखना है, जो है वो किस विषय के ऊपर, स्पेसिफिकली जनरल स्टडीज़ के किस विषय के ऊपर आप हमसे विश्लेषण अगर चाहे तो आप हमें बेझिझक बोल सकते हैं। आप रिएक्ट करिए हमारे चैनल के ऊपर। साथ ही हमारी इस ग्रोथ माउंट यूपीएससी को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो घर बैठे बच्चे हैं, जो अपना अपने सिविल सर्वेंट्स बनना चाहते हैं और जो महत्वाकांक्षी है, जो सीरियस है, उन तक हम पहुंच पाए और हम उन्हें प्रबुद्ध कर पाए। अब जी हमें इजाज़त, तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। जय हिंद।